तो करना है, अपन को करना है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस असल में होती है बेसिकली मान लेते हैं एक पर्सन है कि, और इस पर्सन तो कुछ बीमारी है, इस पर्सन तो कुछ बीमारी है, तो ये डॉक्टर के पास क्या गया, चेकअप के लिए गया। किसके पास गया, डॉक्टर के पास गया चेकअप के लिए। तो ये डॉक्टर के पास चेकअप के लिए कब जाएगा, जब इसमें सिम्टम्स दिखेंगे, हाँ कि ना। ये डॉक्टर के पास चेकअप के लिए कब जाएगा, जब इसमें सिम्टम्स दिखेंगे। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लोग पढ़ चुके हैं कि जब सिम्टम्स कब आते हैं, सिम्टम्स तब आते हैं जब जो एक डिजीज़ का पैथोजन है, एक डिजीज़ का पैथोजन है, उसकी ग्रोथ अच्छी खासी हो गई रहती है। एक पैथोजन अच्छा खासा डिवाइड करते, बहुत सारा हो जाता है बॉडी में, तब डिजीज़ कॉज करता है और बता देते हैं। और सिम्टम्स दिखते हैं, फिर सिम्टम्स दिखते हैं मतलब अगर अंदर सिम्टम्स दिख रहे और चेक करवाने जा रहे हैं, मतलब अंदर तो पहले ही डिजीज़ हो चुकी है। तो क्या जब डिजीज़ नहीं हुई थी, जब सिम्टम्स नहीं आए थे, तो क्या पैथोजन उसमें प्रेजेंट नहीं था। तो पैथोजन तो ब्लड स्टेलिन में प्रेजेंट था। पैथोजन तो ब्लड स्टेलिन में प्रेजेंट था। मतलब अगर मैं अर्ली स्टेज में ही वो कर लेता, डिटेक्ट कर लेता, तो ये जो मेरा डिजीज़ हुई सिम्टम्स आए, क्या ये नहीं आता। और अगर डिजीज़ नहीं होती और सिम्टम्स नहीं आते तो मैं आसानी से डिलीट कर सकता था, पैथोजन तो उससे मारना ही था। मैं उसके खिलाफ वैक्सीन वैक्सीन दे जो भी करना था कर सकता था, हाँ कि ना। मतलब बिना सिम्टम्स आए, मतलब बिना डिजीज एक्चुअली बढ़े हुए पैथोजन तो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहलाता है अर्ली डायग्नोसिस। ये क्या कहलाता है, अर्ली डायग्नोसिस। बेसिकली एक डायग्नोसिस होता है जो तब किया जाता है जब सिम्टम्स आ जाते हैं और लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। वरना लो तो थोड़ी पता है यार मेरे शरीर में ये पैथोजन घुस गया यार, अब तो करने जाना पड़ेगा। तो लोग कब जाते हैं, अन लोग तो सर्दी बुखार हो जाता है तब जाते हैं, सिम्टम्स आते हैं तब जाते हैं डॉक्टर के पास। तो सिम्टम्स कब आते हैं, जब डिजीज हो चुकी रहती है, पैथोजन अच्छा खासा हो चुका रहता है नंबर में, हाँ कि ना। यस सर। तो जब सिम्टम्स नहीं आए थे और पैथोजन इनिशियली एंटर किया था, तब भी तो वो ब्लड स्टेलिन में हमारे प्रेजेंट था, हमारी बॉडी में प्रेजेंट था। तो क्या उस समय डिटेक्ट कर लेते तो क्या अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, तो बॉडी कम बीमारी नहीं होती और बॉडी को भी कम नुकसान होता और अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता, हाँ कि ना। तो इसे बोलते हैं अर्ली डायग्नोसिस। और अर्ली डायग्नोसिस क्या होता है, बेसिकली डिजीज होने से पहले, सिम्टम्स आने से पहले ही आप उसे डायग्नोस कर लो। तो इसमें मदद कौन करता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किस चीज़ में मदद कर रहा है, अर्ली डायग्नोसिस में मदद कर रहा है। अर्ली डायग्नोसिस में मदद कर रहा है, अर्ली डायग्नोसिस में ये मदद कर रहा है, हाँ कि ना। ये सर अर्ली डायग्नोसिस में ये आपकी मदद कर रहा है। दूसरी बात आ जाती है कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कि अच्छे से ट्रीटमेंट के लिए, इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए दो चीज़ जरूरी होती है। एक होती है अर्ली डायग्नोसिस, एक होती है अर्ली डायग्नोसिस। मतलब इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए अगर मैं बोलूँ कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट, अच्छे से ट्रीटमेंट करने के लिए डिजीज़ की कौन सी चीज़ें चाहिए, तो उसमें दो चीज़ें चाहिए रहती है। एक होती है अर्ली डायग्नोसिस, मतलब आप डिजीज़ कॉज होने से पहले, सिम्टम्स आने से पहले ही डिटेक्ट कर लो। दूसरा होता है कि आपको फाइटोफिजियोलॉजी की पैथो पैथोफिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये पैथोफिजियोलॉजी क्या है, बेसिकली फिजियोलॉजी होती है कि कौन क्या काम कर रहा है, उसका केमिकल और फिजिकल जो काम है वो उसके फिजियोलॉजी में आ जाता है, हाँ कि ना, जो वो फंक्शन कर रहा है। तो पैथोजन बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा है, डिजीज कॉज करने का। तो उसकी जो फिजियोलॉजी है, डिजीज कॉज करता है वो, तो उसे बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वो कर रहा है जिसके कारण डिजीज कॉज हो रही है, जिसके कारण डिजीज कॉज हो रही है कि वो क्या क्या कर रहा है बॉडी में, क्या क्या चेंजेस ला रहा है, कहाँ पे जाते मल्टीप्लाई कर रहा है, कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, आप में उसका सेक्सुअल स्टेज है, ये सेक्सुअल स्टेज है, वो एंटर कैसे किया, हाँ कि ना। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, उसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएँ, हाँ कि ना। अब अर्ली डायग्नोसिस के लिए अगर आप कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं, अगर आप कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल मेथड मतलब कन्वेंशनल मेथड यूज़ करते हैं, मतलब कन्वेंशनल मेथड हो जाते हैं यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अगर ये सब यूज़ करते हैं तो क्या होगा,
ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, अर्ली डायग्नोसिस में काम नहीं आएगा। तो दी जो कन्वेंशनल मेथड है ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये यानी सीरम टेस्ट बोल सकते हो, ब्लड टेस्ट, तो ये तभी काम करते हैं जब सिम्टम्स विजिबल हो जाते हैं, मतलब पैथोजन के नंबर अच्छे खासे हो जाते हैं, तभी ये मदद कर पाते हैं, वरना ये नहीं कर पाते। तो फिर अर्ली डायग्नोसिस में कौन किसके थ्रू करेंगे? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के थ्रू करेंगे। तो इसमें 3 तरीके से किया जा सकता है। या तो आप पीसीआर का यूज़ कर लो, या तो आप पीसीआर का यूज़ कर लो, या आप किसका यूज़ कर लो? आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लो, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लो, या तो फिर आप एलिजा का यूज़ कर लो। आप किसका यूज़ कर लो? एलिजा का यूज़ कर लो। आप किसका यूज़ कर लो? एलिजा का यूज़ कर लो। अब ये बेसिकली एलिजा क्या है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एलिजा है क्या। पहले आते हैं पीसीआर पे, पहले आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर, तो पीसीआर में बेसिकली हम लोग करते क्या है? पीसीआर में हम लोग जीन का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, हमारा जो डीएनए है, डिजायर जेनेटिक मटेरियल है, उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो क्या जो पैथोजन है, क्या उसके पास भी जेनेटिक मटेरियल होगा? हाँ सर, होगा। तो अगर मान लेते हैं, मैं एक ब्लड सैंपल लिया, मान लेते हैं ये पर्सन का ब्लड वेसल है, और इसमें मैं एक ब्लड सैंपल लिया, इससे मैं मान लेते हैं ये एक ब्लड सैंपल लिया, यहाँ पे ब्लड सैंपल है। अब क्या इसमें पैथोजन प्रेजेंट होगा? हाँ होगा, अर्ली डायग्नोसिस में। और क्या हो सकता है कि ये हुआ एक दूसरा पर्सन था ब्लड सैंपल, और इसमें क्या इसमें मैं ब्लड सैंपल लिया, और क्या इसमें पैथोजन प्रेजेंट होगा? क्या पता। और इसमें भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हाँ कि ना। तो मैं क्या करूँगा बेसिकली, इस पैथोजन के जो जेनेटिक मटेरियल है उसे डिराइव कर लूँगा, इसमें जितना भी जेनेटिक मटेरियल है सब तो डिराइव कर लूँगा। और अगर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे वो सब न्यूक्लियोटाइड, वो सब प्राइमर डाल दूंगा जो उस पैथोजन के जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करने में लगता है, हाँ कि ना। हाँ कि ना। यस सर। और अगर मुझे यहाँ पे एम्पलीफाई होते मिल गया, मतलब 30 सेकेंड बाद 1 बिलियन कॉपी मिल गई, और यहाँ पे मुझे नहीं मिला, मतलब कि वो पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट ही नहीं था। अगर उस पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट ही नहीं था, मतलब वो पैथोजन भी इसमें प्रेजेंट नहीं था, मतलब वो ब्लड, इस ब्लड स्टेम में तो नहीं है, इस आदमी तो में तो पैथोजन है ही नहीं। पर यहाँ पे क्या हुआ? जीन एम्पलीफाई हो गया, यहाँ पे क्या हुआ? जीन एम्पलीफाई हो गया, मतलब यहाँ पे इसका जेनेट, उस पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था, मतलब वो पैथोजन भी प्रेजेंट था, वो पैथोजन भी प्रेजेंट था। मतलब यहाँ पे जो ये आदमी है, जो ये पेशेंट है, इसमें वो पैथोजन प्रेजेंट है। तो क्या मैं सिम्टम्स आने से पहले ही क्या पैथोजन को डिसाइड वो कर लिया, डिटेक्ट कर लिया? हाँ कर लिया सर, हाँ कि ना। यस सर। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। दूसरी बात जो इसमें चीज़ें लिखवाया लेती वो होती है थर्मल साइकिल, मतलब मशीन जिनमें की जाती है, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में भी पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है एपेंडोर्फ ट्यूब, तीसरी चीज़ होती है प्राइमर, और चौथी चीज़ होती है डिजायर डीएनए, और पांचवी चीज़ होती है टैग पॉलीमरेज, जो होती है ई रेजिस्टेंट एंजाइम होता है, हाँ कि ना। फिर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आखिर में छठी चीज़ की, वो होती है ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, और 30 साइकिल बाद 1 बिलियन कॉपीज बन जाती हैं, हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। अब क्या होता है, जो पैथोजन का पैथोजन जो है, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन तभी सस्पेक्ट की जाती है, तभी डिजीज कॉज होने का सस्पिशन आता है जब उस डिजीज के सिम्टम्स दिखते हैं, हाँ कि ना। तो डिजीज के सिम्टम जब दिखते हैं तब तक कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन, या बोल सकते हो नंबर ऑफ पैथोजन, बहुत हाई हो जाता है बॉडी में। मतलब डिजीज तभी कॉज होती है और सिम्टम्स भी तभी आते हैं जब पैथोजन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसके बाद भी डिवाइड करते रहते हैं। तो है कुछ ऐसा तो नहीं है कि आज पैथोजन एंटर किया और 1 सेकेंड बाद वापस डिजीज कॉज कर दिया, ऐसा नहीं है। वो थोड़े समय लगता है, तो यानी पहले तो इनिशियली बहुत कम अमाउंट लेता है ना जब डिवाइड कर ला लेते हैं। हाँ। तो क्या उसी समय अगर मैं उसके डिटेक्ट कर लूँ, क्या उसी समय उसके मैं डिटेक्ट कर लूँ, तो कि उस समय तो सिम्टम्स आएंगे नहीं, सस्पिशन होगा नहीं वैसे भी। तो क्या उस समय मैं अगर डिटेक्ट कर लूँ तो क्या मैं ट्रीटमेंट आसानी से नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो यही चीज़ होती है, बता देते हैं इसमें,
यही चीज़ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में मदद करती है, ये अर्ली डायग्नोसिस में मदद करती है। तो पीसीआर में करते क्या है, हम लोग जो अनिलिंग करते हैं बेसिक ये निता देते हैं बेसिकली जेनेटिक मटीरियल पैथोजनता एम्पलीफाई करते देखते हो, और अगर वहाँ पे जेनेटिक मटीरियल एम्पलीफाई हो गया मतलब वो जेनेटिक मटीरियल उस ब्लड सैंपल में प्रेजेंट है, और अगर उस ब्लड सैंपल में पैथोजन का जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट है मतलब पैथोजन भी प्रेजेंट होगा, मतलब पैथोजन भी प्रेजेंट होगा, हाँ कि ना। यस सर। तो पीसीआर जो है वो रूटीनली किसके लिए यूज किया जाता है, रूटीनली किसके लिए यूज किया जाता है, एचआईवी के डिटेक्शन के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, एचआईवी के डिटेक्शन के लिए। दूसरा किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है, म्यूटेटेड जीन इन कैंसर। हम लोग तो पता है कैंसर 3 जीन में म्यूटेशन होने के कारण आता है, हाँ कि ना। यस सर। तो उन जीन में म्यूटेशन तो नहीं आ गया, हाँ कि ना। तो म्यूटेटेड जीन इन कैंसर पेशेंट को डिटेक्ट करने के काम आता है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। फिर आता है बेसिकली, फिर आता है बेसिकली थर्ड जो आता है वो आता है जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करना थी, कहीं पे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं पे कुछ जीन अपने आप म्यूटेट होते कुछ परेशानी तो नहीं कर सकता इन नियर फ्यूचर। तो दी अभी उसका इम्पैक्ट ना दिखे पर आने वाली 2-3 पीढ़ी में क्या पता उसका इम्पैक्ट दिखने लग जाए, हाँ कि ना। यस सर। अभी उसका इम्पैक्ट ना दिखे पर आने वाली पीढ़ी में दिखने लग जाए, क्या पता। फिर आता है बेसिकली आर डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये आर डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग करते क्या है बेसिकली, आर डीएनए टेक्नोलॉजी में कर क्या रहे हैं ये क्वेश्चन आता है। तो आर डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, हम लोग एक सिंगल स्टैंडर्ड क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं या डीएनए बनाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं या डीएनए बनाते हैं, एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं एंड डीएनए बनाते हैं, आरएनए या डीएनए बनाते हैं, हाँ कि ना। यस सर। अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए बनाए हैं इसमें एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं, इसमें एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को जोड़ देते हैं, इसमें एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को हम लोग जोड़ देते हैं, इसमें क्या करते हैं एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को हम लोग जोड़ देते हैं, हाँ कि ना। यस सर। चलो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को हम लोग ने जोड़ दिया, ठीक है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल तो जोड़ दिया। तो अब ये क्या कहलाने लग जाता है, ये मॉलिक्यूलर प्रोब कहलाने लग जाता है, ये क्या कहलाने लग जाता है, मॉलिक्यूलर प्रोब कहलाने लग जाता है, मॉलिक्यूलर प्रोब कहलाने लग जाता है, हाँ कि ना। ये सब मॉलिक्यूलर प्रोब कहलाने ये लग जाता है। अब क्या करेंगे, मान लो ये बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर में बोल सकते हो डिटेक्ट करने के काम आता है, या ऐसे डिजीज जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होनी है। तो आप मान लो कि जैसे एक फैमिली है, मान लेते हैं एक फैमिली एक परिवार है जिसकी हिस्ट्री है कि उनमें कैंसर जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हुए हाल है। तो अगर बच्चे किसी पेरेंट्स को डाउट है कि क्या उनकी होने वाली संतान जो है क्या उसमें कैंसर पाया जा सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोब का यूज कर लेंगे। जो कैंसर के जीन्स हैं, जो कैंसर के नॉर्मल जीन्स हैं उनमें क्या होगा, म्यूटेशन आएगा, उनमें क्या होगा, म्यूटेशन आएगा, हाँ कि ना। तो म्यूटेशन कैसा भी आ सकता है कि बीच का न्यूक्लियोटाइड गायब हो सकता है, बीच में न्यूक्लियोटाइड चेंज हो सकता है, कुछ और आके न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ सकता है, हाँ कि ना। तो लोग बता नहीं सकते कि कैसा ही म्यूटेशन हुआ होगा, हाँ कि ना। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगेगी कि मैं इसी जीन तो जो नॉर्मल जीन है उसी को डिटेक्ट कर लूँ, अगर नॉर्मल जीन है तो कैंसर नहीं होगा, और अगर नॉर्मल जीन नहीं है मतलब म्यूटेट वो जीन म्यूटेट हो चुका है, और म्यूटेट हो चुका है मतलब वहाँ पे कैंसर होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस नॉर्मल जीन का एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाऊंगा, डीएनए बोल लो आरएनए बोल लो जो भी बोल लो, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाऊंगा और उसमें एक न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फोरस है या कोई एक न्यूक्लियोटाइड के किसी एक एलिमेंट को रेडियो एक्टिव कर लूँगा, हाँ कि ना। यस सर। अब जब ये स्टेलैंड इसके पास छोड़ूंगा तो ये क्या होंगे, दोनों ऐसे आके जुड़ जाएंगे, दोनों ऐसे आके जुड़ जाएंगे और यहाँ पे मेरा रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल भी जुड़ा रहेगा। फिर जब इसे रेडियो एक्टिव इसका डिटेक्शन करेंगे तो मुझे ये मॉलिक्यूल अगर किसी स्टेलैंड से जुड़ा हुआ मिल गया मतलब नॉर्मल स्टेलैंड वहाँ पे प्रेजेंट है मतलब म्यूटेशन नहीं हुआ है, और अगर ये मुझे वहाँ पे नहीं मिला, अगर ये मुझे वहाँ पे नहीं मिला किसी स्टेलैंड से जुड़े हुए मतलब नॉर्मल जीन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जीन में म्यूटेशन आ चुका है,
कैंसर आगे फ्यूचर में कॉज हो सकता है, तो उसके हिसाब से फिर डायग्नोसिस उसका कर देंगे। हाँ कि ना? ये सर समझ में आया कैसे? मान वापस से समझ लेते हैं। मान लो एक फैमिली है जिसमें जनरेशन टू जनरेशन जो कैंसर है वो पास ऑन होते हुए हाल है, जनरेशन टू जनरेशन कैंसर जो है वो पास ऑन होते हुए हाल है। तो अब उसकी जो अभी फैमिली में अभी जो कपल हैं जिनका बच्चा होने वाला है, उन्हें डाउट है कि क्या उनके बच्चे में कैंसर हो सकता है, तो वो क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को बोलेंगे हमें डाउट है। तो डॉक्टर क्या करेगा? उनकी फैमिली हिस्ट्री देखेगा, जो पेडिग्री एनालिसिस देखते हैं उसमें। और अब उसके बाद क्या करेगा? तो अगर वैसी डिजीज लगी तो पेडिग्री एनालिसिस देखेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा? कैंसर जैसी डिजीज लगी तो इसमें वो बता देते ये RDNA टेक्नोलॉजी का यूज करने के बोलेगा। इसमें बेसिकली करेंगे क्या कि जो कैंसर के लिए 3 जीन है, वो 3 जीन तो हम लोग तो देखना है कि वो नॉर्मल है या म्यूटेटेड हो गई है। अब म्यूटेशन जो है वो कैसा भी हो सकता है कि बीच का निकले होता है, गायब भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो हम लोग तो पता नहीं थी कैसा म्यूटेशन आया है, हम लोग तो पता नहीं है बेसिकली कि कैसा म्यूटेशन आया है। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कि हम लोग नॉर्मल जीन की ही प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेंगे, नॉर्मल जीन की ही प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेंगे। और अगर नॉर्मल जीन डिटेक्ट हो गया मतलब कि वहाँ पे जो म्यूटेशन नहीं आया, और अगर नॉर्मल जीन डिटेक्ट नहीं हुआ मतलब वहाँ पे नॉर्मल जीन प्रेजेंट नहीं है, मतलब म्यूटेशन आ चुका है, म्यूटेशन आ चुका है, मतलब म्यूटेशन आ चुका है। हाँ कि ना? तो नॉर्मल जीन तो डिटेक्ट करने के क्या बनाएंगे? उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएंगे जिसमें एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल तो जोड़ देंगे। अब वो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल तो फिर इस जो स्टैंड या जीन से बाइंड होने से छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। और बाइंड होने के बाद जब इसकी ऑटो रेडियोग्राफी यानी रेडियो ग्राफी करेंगे, तो क्या अगर ये जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल डिटेक्ट हो जाता है मतलब वहाँ पे नॉर्मल जीन प्रेजेंट है। और अगर डिटेक्ट नहीं होता है मतलब वहाँ पे नॉर्मल जीन प्रेजेंट नहीं है। और अगर नॉर्मल जीन प्रेजेंट नहीं है तो मतलब बेसिकली क्या हो गया? म्यूटेशन हो चुका है, मतलब म्यूटेशन हो चुका है। हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। मतलब जो हम लोग मॉलिक्यूलर फ्लो बनाए या फ्लो बनाए, ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री रहता है? ये कॉम्प्लीमेंट्री रहता है नॉर्मल जीन के। म्यूटेटेड जीन के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहता है। ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री रहता है? नॉर्मल जीन के कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। हाँ कि ना? यस सर। और डिटेक्शन कैसे किया जाता है? डिटेक्शन किया जाता है थ्रू ऑटो रेडियोग्राफी। डिटेक्शन किसके थ्रू होता है? ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू किया जाता है। डिटेक्शन किसके थ्रू किया जाता है? ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू किया जाता है। ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू डिटेक्शन किया जाता है। आगे ना? यस सर। अब बेसिकली कर क्या रहे हैं? अब बेसिकली करते क्या है, इसमें प्रोसेसेस क्या हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या लेते हैं, जिसमें अगर हम लोग तो किसी में डाउट है कि DNA यानी कैंसर हो सकता है उनके बच्चे में, तो उनका एक सेल लेंगे और फिर सेल में जो उसका DNA है उसे क्या करवाएंगे? क्लोनिंग करवाएंगे। इसकी DNA की क्या करवाएंगे? क्लोनिंग करवाएंगे। बहुत सारे सैंपल्स बनवा लेंगे, बहुत सारे सैंपल बना लेंगे, मतलब ये क्लोन DNA बना लेंगे इसके। हाँ कि ना? अब इसके क्लोन DNA बना लेंगे और उसका क्या करेंगे? उसका क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। इसका बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। इलेस्टेशन एंजाइम से डिलीट करेंगे, इलेस्टेशन एंजाइम कट करेगा। हाँ कि ना? और क्या करेगा? बेसिकली पीसेस कर देगा, फिर इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा देंगे, फिर इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा देंगे, फिर इसका क्या करवा देंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अल्लो तो पता होगा कि जिस जीन में म्यूटेशन आना है उसका साइज कितना होगा, तो वो इधर पाया जाएगा उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। वहाँ से इल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू काट के निकाल लेंगे, वहाँ पे इल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू काट के निकाल लेंगे। अब वो जो DNA या वो जो जीन का सेगमेंट था वो मुझे मिल गया। अब क्या करेंगे? बेसिकली इसे नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है? नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। इसमें नाइट्रोजन जो सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहता है वो रहता है, वैसा कंपाउंड रहता है। तो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन यहाँ पे रहता है। अब इसके ऊपर उसे ट्रांसफर कर दिया। अब क्या करेंगे? प्लोब को ऐड कर देंगे। अब जो हमारा प्लोब है उसे भी इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अब यहाँ पे अगर नॉर्मल जीन प्रेजेंट होगा तो प्लोब और नॉर्मल जीन बाइंड कर लेंगी। और जब इस फिल्म को, जब इस मेम्ब्रेन को एक्सरे लेंस से एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा?
ऑटोलेरियोग्राम ऑब्टेन्ड होगा। ऑटोलेरियोग्राम क्या होता है? ऑटोलेरियोग्राम बेसिकली ये होता है कि जब एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है और एक्सरे के कॉन्टेक्शन में आता है तो वो ग्लो करता है, वो ग्लो करता है, हाँ कि ना। तो जब ये मेम्ब्रेन अगर पास हुई, जब ये मेम्ब्रेन में एक्सरे ले एक्सपोज हुई तो क्या होगा, अगर यहाँ पे लोब जुड़ा हुआ होगा म्यूटेटेड जीन से, तो जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल ग्लो करेगा जब एक्सरे पास होगी और बाद में देखा जाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर, तो इतनी सी बात यहाँ पे बेसिकली की जाती है इसमें। तो इसमें किए क्या, जो क्लोन डीएनए है उसका जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाए। जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमें तो पता ही है कि वो जीन जो है नॉर्मल जीन कितने साइज का होगा, तो किधर आएगा हम लोग को पता है। अब क्या करेंगे, जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस से वो डीएनए लेंगे और डीएनए का सेगमेंट लेंगे और उसे किस में ट्रांसफर कर देंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में। किस में ट्रांसफर कर देंगे, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन में। अब नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लोप भी डाल देंगे और अगर नॉर्मल जीन होगा तो फ्लोप नॉर्मल जीन से बाइंड कर जाएगा। अब क्या होगा बेसिकली, अब ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन है इसे एक्सरे से एक्सपोज करेंगे और एक्सरे से एक्सपोज करने के बाद इसमें ऑटोलेरियोग्राम मिलेगा, ऑटोलेरियोग्राम मिलेगा। ऑटोलेरियोग्राम ऐसा कुछ दिखेगा कि ये जेल ये नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन की एक्सरे से वो किए एक्सपोज, तो ये जो बात है ये ग्लो करेगा, बाकी सब काला दिखेगा, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। तो ऐसा दिखेगा एक्सरे की फिल्म में, जब एक्सरे पास करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी फिल्म मिलेगी, जो इसकी फिल्म मिलेगी एक्सरे की, जैसे हम लोग वो करवाते हैं, क्या करवाते हैं, बोन बन वो एक्सरे करवाते हैं तो बोन की, तो वहाँ पे भी वाइट वाइट स्पॉट्स मिलते हैं ना, तो यहाँ पे भी जहाँ पे अगर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होगा वहाँ पे वाइट वाइट स्पॉट्स मिलेंगे, हाँ कि ना। तो ये जो मेरी वो है, ये जो मेरी वो है कौन, बेसिकली बोल सकते हो एक्सरे की फिल्म, एक्सरे की फिल्म है जो पूरी काली है ऐसी, जो पूरी ऐसी काली है, ये पूरी काली है मान लेते हैं ऐसी मस्त तरीके से, ऐसी मस्त काली है। तो जहाँ पे अगर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, जहाँ पे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल होगा वहाँ पे ये ग्लोन, वहाँ पे ये सफ़ेद ऐसा स्पॉट दिखेगी, हाँ कि ना। और जहाँ पे मैंने ग्लोब डाला था अगर वहीं पे मिल जा रही है तो मतलब ये है कि वहाँ पे नॉर्मल जीन प्रेजेंट था, जिससे जो हमारा वो है कौन, जिससे हमारा ग्लोब बाइंड कर गया है। अब आते हैं एलिजा के ऊपर, अब आते हैं एलिजा के ऊपर, अब आते हैं एलिजा के ऊपर, ELISA, एलिजा, आगे ना। यस सर, तो एलिजा का फुल फॉर्म क्या है, एलिजा का फुल फॉर्म बेसिकली है, एलिजा का फुल फॉर्म क्या है बेसिकली, एलिजा का फुल फॉर्म बेसिकली है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट एसिड, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट एसिड, मतलब एंजाइम लिंक, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक, एंजाइम लिंक इम्यूनो, इम्यूनो सॉल्वेंट, इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे, हाँ कि ना, इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। तो एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉल्वेंट ऐसे, तो बेसिकली होता क्या, बेसिकली होता क्या, जो पैथोजन है, जो एंटीजन है, जो पैथोजन है वो किसका या एंटीजन है वो किसका प्रोडक्शन इंड्यूस करता है, वो इंड्यूस करता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, या स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, हाँ कि ना। तो अगर बॉडी के अंदर या तो पैथोजन प्रेजेंट हो या एंटीबॉडी, अगर पैथोजन प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी। इसका मतलब या तो मैं पैथोजन तो डिटेक्ट कर लूँ या एंटीबॉडी तो डिटेक्ट कर लूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये जो पैथोजन है ये प्रेजेंट है तो डिजीज होने के चांसेस हैं, डिजीज होने के चांसेस हैं, हाँ कि ना। यस सर। अब ये डिटेक्ट किया कैसे जाएगा कि या तो पैथोजन तो डिटेक्ट कर लो या एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लो, हाँ कि ना। तो जी अगर पैथोजन प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, और अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट हो गई मतलब पैथोजन आया था, और पैथोजन आया था मतलब डिजीज कॉज होगी, हाँ कि ना। यस सर। तो अब इसे डिटेक्ट कैसे करें, बेसिकली जो है पैथोजन है और एंटीजन है
वो बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाँ कि ना? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ जाता है, हाँ कि ना? यस सर, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को अगर मैं डिटेक्ट कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा, हाँ यार, कि पैथोजन आया है और वो डिजीज कॉज कर सकता है, डिजीज कॉज कर ले, तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात है, हाँ कि ना? यस सर। तो वो एलिजा किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो एलिजा का जो प्रिंसिपल है वो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन होना, ये प्रिंसिपल है जिसके ऊपर एलिजा काम करता है, जिसके ऊपर एलिजा काम करता है। तो एंटीजन बेसिकली है क्या? एक मॉलिक्यूल है जो स्टिमुलेट कर रहा है हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को। और एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, या बोल सकते हैं इम्यूनोग्लोबिन है, जो हमारी इम्यून सिस्टम के द्वारा, हमारी बॉडी के द्वारा बनाई जा रही है इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, हाँ कि ना? यस सर। तो यहाँ पे मैं पैथोजन के इन्फेक्शन तो किन दो तरीके से वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, किन दो तरीके से डिटेक्ट कर रहा हूँ? एक है पैथोजन की प्रेजेंट, या बोल सकते हो एंटीजन की प्रेजेंट। एंटीजन कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है। एंटीजन बेसिकली पार्ट होता है पैथोजन का जो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। और दूसरा क्या है? या तो मैं एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लूँ जो पैथोजन के अगेंस्ट क्रिएट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली ये वापस से लिख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल है, ये जिस बेसिस पे काम करती है, जिस रूल पे काम करती है, वो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, हाँ कि ना? यस सर। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच के इंटरेक्शन के ऊपर ये काम करती है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर ये काम करती है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं उस आधार पे ये काम करती है। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है? बेसिकली हम लोग इसमें करते क्या है? बेसिकली इसमें हम लोग करते क्या हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये एंटीजन है, इससे जुड़ेगी ये एंटीबॉडी से जुड़ गया, मान लो इधर ये एंटीबॉडी है, हाँ कि ना? तो एंटीबॉडी के ये सी वाले पार्ट से आते जुड़ जाएगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो हम लोग बेसिकली ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि एलिजा की है ना तिले होती है, एलिजा का जो एपेलेटस है उसमें इसकी तिले होती है। उस तिले में क्या लेंगे? उस तिले में क्या लेंगे? ब्लड सैंपल लेंगे। उसमें क्या लेंगे? ब्लड सैंपल लेंगे। और इस ब्लड सैंपल से जो पैथोजन रहेगा वो इस तिले में चिपक जाएगा, वो इस तिले में चिपक जाएगा। अब क्या करेंगे? इस तिले में क्या डाल देंगे हम लोग? एंटीबॉडी डाल देंगे। अब इस तिले में हम लोग क्या डाल देंगे? एंटीबॉडीज डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एंटीबॉडीज डाल देंगे। तो क्या होगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब इस तिले में एक और एंटीबॉडी डालेंगे, पर इस बार जो एंटीबॉडी है, इस बार जो एंटीबॉडी है उसके ऊपर एक एंजाइम चिपका हुआ रहेगा। इस तरह के एंजाइम को, इस तरह की एंटीबॉडी तो क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी। इस तरह की एंटीबॉडी तो क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी, हाँ कि ना? यस सर, एक कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी डाल देंगे। अब ये जो कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी है ये किसके बाइंड कर लेगी? ये इस एंटीबॉडी से बाइंड कर लेगी, 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 हाँ कि ना? ये यहाँ पे जाके एंटीजन से बाइंड नहीं करेगी, ये यहाँ पे जाके कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी, जो पहली एंटीबॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी है, उससे बाइंड करेगी, हाँ कि ना? यस सर। और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एंजाइम जुड़ा हुआ है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एंजाइम जुड़ा हुआ है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? एंजाइम जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसमें सबस्ट्रेट डाल दूँ, फिर मैं इसमें अगर सबस्ट्रेट डाल दूँ, तो एंजाइम इस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा और मुझे क्या दे देगा? और मुझे क्या दे देगा? प्रोडक्ट दे देगा। मतलब प्रोडक्ट विजिबल हुआ, मतलब ये कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड की, और प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड की, मतलब प्राइमरी एंटीबॉडी किससे बाइंड की हुई है? एंटीजन से बाइंड की हुई है, एंटीजन से बाइंड की हुई है, हाँ कि ना? यस सर। तो बेसिकली किए क्या? एलिजा में करते क्या है? बेसिकली वो लेते हैं, क्या लेते हैं? ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल को किस में डालते हैं? एलिजा की जो तिले आती है उनमें डालते हैं।
अब एलिजा की तिले में पैथोजन किससे चिपक जाता है? एलिजा की तिले से चिपक जाता है। अब उसे किसके साथ डिलीट करवाएंगे? एंटीबॉडी के साथ डिलीट करवाएंगे। एंटीबॉडी के साथ डिलीट करवाएंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब फिर क्या डाल देंगे इसमें? कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी डाल देंगे, मतलब एक ऐसी एंटीबॉडी जिसके ऊपर एंजाइम जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर एंजाइम जुड़ा हुआ है। अब ये जो कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी है, ये जो प्राइमरी एंटीबॉडी मतलब इससे पहले जो एंटीबॉडी डाले थे उससे ज़्यादा जुड़ जाती है। फिर इसमें क्या डाल देंगे? हम लोग सबस्ट्रेट डाल देंगे जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा और प्रोडक्ट दे देगा, और प्रोडक्ट दे देगा। और अगर प्रोडक्ट मिल गया मतलब एंजाइम काम किया, एंजाइम काम किया मतलब ये जो कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी है ये प्राइमरी एंटीबॉडी से जुड़ी है। और अगर कॉन्जुगेटेड प्राइमरी एंटीबॉडी जुड़ी है, बता देते प्राइमरी यानी कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी से जुड़ी है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है। हाँ कि ना? यस सर। क्या होता है फिर बेसिकली? फिर क्या होता है? अब आता है ट्रांसजेनिक एनिमल। अब एक टॉपिक के बुलाएंगे जिसका नाम है ट्रांसजेनिक एनिमल। उससे पहले इससे नोट्स से पढ़ लेते हैं कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इज आइडेंटिफाइंग द डिजीज। डायग्नोसिस का मतलब होता है डिजीज को आइडेंटिफाई करना, उसे डिलीट करना। पैथोफिजियोलॉजी इज द चेंज दैट अकर अपॉन बीइंग डिजीज। मतलब पैथोफिजियोलॉजी एक पैथोजन था, वो होता है पार्ट जिससे वो डिजीज कॉज करता है, तो भी वही चेंज आएंगे बॉडी में डिजीज होने पे। हाँ कि ना? और पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए। हाँ कि ना? यस है, पैथोफिजियोलॉजी का पता होना इफेक्टिव ट्रीटमेंट है बहुत जरूरी होता है। अब डायग्नोसिस का कंपैरिजन करें तो कन्वेंशनल मेथड में ओल्ड टेक्निक यूज करते हैं जैसे सीलम और यूनिल एनालिसिस आर सम एग्जांपल, बट देयर दे बट हियर अर्ली डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल। कि अर्ली डायग्नोसिस मतलब डिजीज कॉज करने से पहले ही डिटेक्ट कर लेना पॉसिबल नहीं है। मॉडर्न मॉलिक्यूलर टेक्निक में क्या है? मॉडर्न या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ये एलिजा, पीसीआर और ऑटोरेडियोग्राफ इसके कुछ एग्जांपल हैं। अर्ली डायग्नोसिस जो है इसमें पॉसिबल होती है। ऑटोरेडियोग्राफ का यूज कर ले मतलब किसका यूज कर रहे हैं? आर डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? आर डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अब पीसीआर में क्या होता है? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पैथोजन लिया जाता है अर्ली डिटेक्शन के लिए, और फिर उसका जैसे HIV होता है, HIV सस्पेक्टेड पेशेंट में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है वो लिया जाता है और डिटेक्ट किया जाता है। अब कैन ऑल्सो हेल्प इन डिटेक्टिंग जीन म्यूटेशन दैट डेवलप कैंसर। कि जीन म्यूटेशन जो कैंसर डेवलप करता है उसमें उसके भी डिटेक्शन में मदद कर सकता है, उस जीन का एम्प्लीफिकेशन करवाते। अब क्या होगा? एलिजा। एलिजा में क्या होता है? एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे होता है। इसमें क्या होता है? पेशेंट जो है, पेशेंट की बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों रहते हैं, तो दोनों को ही डिटेक्ट किया जा सकता है, कैन बी डिटेक्टेड। दिस इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। हाँ कि ना? यस सर। और ऑटोरेडियोग्राफी क्या है? ऑटोरेडियोग्राफी टेक्निक है जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है जीन म्यूटेशन। तो इसमें क्या होता है? एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए जो है उसे रेडियो लेबल कर दिया जाता है, मतलब उसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल या एटम उसमें जोड़ दिया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे प्लोब बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? प्लोब बोला जाता है। दैट इज अलाउड टू फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग बना लेता है सस्पेक्टेड म्यूटेटेड जीन के साथ। एक्सरे पास की जाती है और इफ इट अपीयर्स ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म जीन इज नॉट म्यूटेटेड, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है ये किसके अगेंस्ट रहता है? ये नॉर्मल जीन के अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। मतलब अगर ये बाइंड करेगा तो किससे बाइंड करेगा? नॉर्मल जीन से बाइंड करेगा, ना कि म्यूटेटेड जीन से। तो म्यूटेशन किस प्रकार का है तो पता नहीं। इफ इट डज नॉट अपीयर जीन इज म्यूटेटेड, नो कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग। हाँ कि ना? यस सर। अब नॉर्मल जीन मैच द प्लोब कॉम्प्लीमेंटली and appears on the film. Mutated gene does not match the flow non-complementary does not appear on the film. हाँ कि ना? यस सर। तो बस इतनी सी बात थी, मैं थोड़ा डीप में जाते समझा दिया, पर इतनी सी ही इसमें बात होती है। एनसीईआरटी भी ज़्यादा नहीं लिखती है इसके बारे में। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर। अब आते हैं हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर। अब हम लोग किसके ऊपर आएंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर आएंगे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल बेसिकली हैं क्या? बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल हैं क्या? इस
पेज को क्लियर कर देता हूँ, पेज की कमी पड़ी थी। ठीक है, तो हम्म, तो बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल हैं क्या? ट्रांसजेनिक एनिमल बेसिकली वो हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल जो है, उन्हीं का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल। मतलब जिनमें कोई फॉरेन जीन हो, जिनमें कोई फॉरेन जीन हो जो उनमें नेचुरली नहीं पाया जा रहा हो, तो ट्रांसजेनिक एनिमल बेसिकली बोल सकते हो एनिमल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स का ही एक प्रकार का वो है, एक प्रकार है उनका, हाँ कि ना। तो इसमें क्या होता है, एनिमल जो है उनका जीन जो होता है या उनका जो डीएनए होता है वो मैनिपुलेटेड होता है। इसमें एनिमल्स का जीन क्या होता है? मैनिपुलेटेड होता है। इसमें एनिमल का जो जीन रहता है या बोल सकते हो डीएनए रहता है, वो क्या रहता है? मैनिपुलेटेड। क्या रहता है? मैनिपुलेटेड। उसमें मैनिपुलेशन कर दिया जाता है, उसमें क्या कर दिया जाता है? छेड़छाड़ कर दिया जाता है। ये क्या रहता है? बेसिकली मैनिपुलेटेड रहता है। ठीक है। और एक्सप्लेस करते हैं फॉरेन जीन। तो और एक्सप्लेस क्या करता है कि बेसिकली फॉर एक्सप्लेस करता है फॉरेन जीन। तो क्या करता है? एक्सप्लेस करता है फॉरेन जीन। तो मतलब फॉरेन जीन अपना काम कर रहा रहता है, अपना कैरेक्टर दिखा रहा रहता है, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। फॉरेन जीन अपना कैरेक्टर दिखा रहा रहता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत से हो सकते हैं, जैसे ट्रांसजेनिक काऊ हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक पिग हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक सेप हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक वो हो सकते हैं, क्या कहते हैं, फिशेस हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक रैबिट हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक माइस हो सकते हैं। तो 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है? माइस है। कौन है? माइस है। ट्रांसजेनिक माइस है। 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है? माइस है। ऐसा क्यों? तो दी माइस जो है वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, हाँ कि ना? अब रीजन क्या है? रीजन क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल बना देते ये एनिमल्स के साथ इतना ज़्यादा छेड़छाड़ करने थे? तो इसके रीजन क्या है? पहला रीजन तो ये है कि नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट चाहिए। मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल हम लोग तो ये समझने में मदद करते थे जीन कैसे अपना काम करता है, एक जीन का इफेक्ट क्या होता है नॉर्मल बॉडी फंक्शन में और बॉडी के डेवलपमेंट में। तो ये हम लोग तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट तो पढ़ने में मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट तो पढ़ने में मदद करता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट तो पढ़ने में मदद करता है, हाँ कि ना? ये सर, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट तो पढ़ने में मदद करता है। दूसरा आ जाता है कि कोई बीमारी फैली, कोई आपदा फैली, तो उसे लोग वैक्सीन वैक्सीन उसमें स्टडी करने से अच्छा, वैक्सीन के बारे में स्टडी बता देते हैं, एक ह्यूमन में लगाते देखने से अच्छा हम लोग माइस में टेस्ट कर लेते हैं। दूसरी बात, स्टडी ऑफ डिजीज में बेसिकली ये बोल सकते हो कि डिजीज कैसे डेवलप होती है एक ऑर्गेनिज्म में, वो डिजीज ऑर्गेनिज्म में कैसे फैल रही है, कैसे उसका पैथोजन एक ऑर्गेनिज्म में एंटर कर रहा है और कैसे उसका पैथोजन एक ऑर्गेनिज्म में अपनी संख्या बढ़ा रहा है, इस चीज़ को पढ़ने में मदद करती है, कैसे सिम्टम्स का डेवलपमेंट होता है। तीसरा हो सकता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। लो तो बहुत से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए रहते हैं, जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन, आ कि ना? यस सर। तो ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए लो तो चाहिए रहता है ज़रूरत ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। फिर फोर्थ क्या आ जाता है? फोर्थ आ जाता है वैक्सीन सेफ्टी की। वैक्सीन ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमंस में घोप घोप के देख लेंगे, वो तो पहले दूसरे एनिमल्स में टेस्ट की जाती है, 10 सालों तक टेस्ट किए जाते हैं, हाँ कि ना? यस सर। तो वैक्सीन जो है वो पहले टेस्ट की जाती है, तो उसके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल यूज़ किए जाते हैं, माइस यूज़ किए जाते हैं। पांचवा जो हो जाता है वो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग है कि ये केमिकल ह्यूमंस में हार्म तो नहीं करेगा, इसका कितना डोज ह्यूमंस को दिया जा सकता है या कितना डोज इसका सेफ है, इससे ज़्यादा होगा तो वो इसका एब्यूज़ होगा या इसका मिसयूज़ होगा, हाँ कि ना? ठीक है। तो वो सब चीज़ें डायरेक्टली ह्यूमन में तो टेस्ट कर नहीं सकते, तो उसे टेस्ट किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, उसे टेस्ट किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, हाँ कि ना? यस सर। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट तो कैसे करते हैं बेसिकली? नॉर्मल फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट बेसिकली क्या करता है, हम लोग तो इस चीज़ को पढ़ने में मदद करता है कि कैसे एक जीन का रेगुलेशन किया जाता है या एक जीन नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग को कैसे इफेक्ट कर सकता है, हाँ कि ना? यस सर। जैसे एक ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ में
एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है जिससे बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो इसके एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं लोग, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, बोन्स या बॉडी की ग्रोथ होती है, उसमें एक वो इन्वॉल्व होता है, क्या फैक्टर इन्वॉल्व होता है, आईजीएफ। आईजीएफ का फुल फॉर्म क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक हार्मोन हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है, और ये इफेक्ट किसे करता है, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन, तो इफेक्ट रेगुलेट करता है कि ग्रोथ हार्मोन कितना अच्छे से काम कर पाएगा, हाँ कि ना, यस सर। और ये दो ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर टिश्यू और बोन का ग्रोथ करवाता है, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। अब क्या करेंगे बेसिकली, अब क्या करेंगे, हम लोग एक जीन लिए जो आईजीएफ की प्रोडक्शन में छेड़छाड़ करता है, उसका काम ज़्यादा करता है, और उसे एक माइस में डाल दी, उसे एक माइस में डाल दिए, मान लो एक माइस है और उसमें डाल दिए, हाँ कि ना, यस सर। अब मैं स्टडी कर सकता हूँ कि जब आईजीएफ में कैसे चेंज, आईजीएफ की क्वांटिटी गिर जाएगी, आईजीएफ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ग्रोथ ऑफ बोन और या बॉडी में कैसा असर पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा। तो इस चीज में मेरे कौन मदद कर रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल, ये जो माइस है ये मदद कर रहा है। ये कैसे मदद करेगा, मैं आईजीएफ का जीन भी इसके अंदर डाल चुका रहूंगा और इसका जीन भी इनकॉर्पोरेट कर चुका रहूंगा, हाँ कि ना, यस सर। फिर आ जाता है बेसिकली स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज। मैं पहले भी बोला था स्टडी ऑफ डिजीज कैसे करेगा, बेसिकली ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करते हैं जीन के कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि ना, कि कैसे जीन डिजीज के प्रोडक्शन, डिजीज के डेवलपमेंट में मदद करते हैं, पैथोजन के जीन कैसे डिजीज डेवलप करवाते हैं उसमें हम लोग की मदद करते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो मॉडल्स की तरह यूज किए जाते हैं ह्यूमन डिजीज को पढ़ने के बारे में, इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में कि नया ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो दी जरूरी नहीं थी जो अभी हम लोग ट्रीटमेंट यूज कर ले वो बेस्ट हो, समय के दौरान जैसे जैसे साइंस डेवलप होगी, नए कंपाउंड डिस्कवर होंगे, वैसे वैसे अगर हम लोग डिजीज का भी सोचते जाएं कि डिजीज का और बेहतर व्यू क्या हो सकता है और बेहतर तरीका क्या हो सकता है ठीक करने का, तो उसमें ये हमारी मदद करता है, कौन, स्टडी ऑफ डिजीज के अंदर ट्रांसजेनिक एनिमल हमारी मदद कर देते हैं। अब ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत सी ह्यूमन डिजीज के लिए यूज होते हैं, जैसे ह्यूमन डिजीज की पढ़ाई के लिए, जैसे कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, या बोल सकते हो न्यूमेटेड आर्थराइटिस के लिए बोल सकते हो, या एल्जाइमर्स डिजीज के भी पढ़ने के लिए काम आते हैं। फिर तीसरा हम लोगों ने क्यों बोला था किस चीज़ के लिए यूज होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, किस चीज़ के लिए यूज होता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या है, बेसिकली कुछ ह्यूमन डिजीज को डिलीट करने के वो चाहिए रहती है मेडिसिन जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है। तो जो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है, क्या जरूरी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा उतना अमाउंट ऑफ देते हैं, बना पाए उतना अमाउंट उस डिजीज का बना पाए, जरूरी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं उस डिजीज को क्योर करने वाले प्रोडक्ट का या डिलीट करने वाले प्रोडक्ट का जीन लेते हैं और उसे किसी ट्रांसजेनिक एनिमल में ट्रांसफर कर देते हैं और वहां से उसे एक्सक्रेट करने लग जाते हैं। वो जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो बनाने लग जाता है उस प्रोडक्ट को और उसे एक्सक्रेट करते लोग यूज करने लग जाते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल है, जैसे एम्फाइसीमा लोग पढ़ते हैं ना, एम्फाइसीमा क्या है, बेसिकली लेस्पिलेटरी डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है कि लेस्पिलेटरी सल्फेट जो है वो डिक्रीज कर जाती है, इस कारणवश एक्सचेंज मटेरियल का अच्छे से नहीं हो पाता, मतलब ब्लीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एम्फाइसीमा पलते हैं, हाँ कि ना। तो उसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें लेस्पिलेटरी सल्फेट डिक्रीज करके, लेस्पिलेटरी सल्फेट डिक्रीज कर गया है, उसके कारणवश अच्छे से वो नहीं हो पा रहा है, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है गैसेस का। तो इसे डिलीट करने के लिए अल्फा वन एंटी डिलिप्सिन यूज किया जाता है, इसे डिलीट करने के लिए अल्फा वन एंटी डिलिप्सिन यूज किया जाता है। अब यह अल्फा वन एंटी डिलिप्सिन जो है, अल्फा वन एंटी डिलिप्सिन जो है ये ह्यूमंस में पाया जाने वाला नेचुरल प्रोटीन है, ह्यूमंस में नेचुरली ये प्रोटीन पाया जाता है। पर अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तब जाते एम्फाइसीमा होता है, तब जाते एम्फाइसीमा होता है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसजेनिक एनिमल में अल्फा वन एंटी डिलिप्सिन का जीन ले लूँगा और वहाँ पे अल्फा वन एंटी डिलिप्सिन बनवा लूँगा और फिर उसे ह्यूमंस को देने लग जाऊँगा जिन्हें एम्फाइसीमा, उनके एम्फाइसीमा को क्योर किया जा सकता है, उनके एम्फाइसीमा को क्योर किया जा सकता है। ऐसे ही अटेम्प्ट क्यों किए गए थे, ऐसे ही अटेम्प्ट क्या किए गए थे, बेसिकली
ऐसे ही अटेम्प्ट्स किए गए थे और भी डिजीज को क्योर करने के लिए, जिनका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU जिसे बोल सकते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है उसे भी डिलीट करने के लिए किए गए थे, प्लस सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी ठीक करने के लिए ऐसे अटेम्प्ट्स किए गए थे, हाँ कि ना। अब बेसिकली किए क्या थे इसमें, जो हम लोग ने एंटी 1 एंटी लेप्सिन बोला, इसमें किए क्या थे बेसिकली। इसमें क्या किए थे, जो ये अल्फा 1 एंटी टेलेप्सिन का जो जीन है, इसे एक सिप में डाल दिए थे और उस सिप का नाम क्या था, तलेसी सिप, हाँ कि ना। उस सिप का पर्टिकुलर नाम था तलेसी सिप, हाँ कि ना। एक सिप लिए उसमें डाल दिए और उस सिप का नाम रख दिए तलेसी। अब क्या हुआ बेसिकली, इसका जो मिल्क था, सिल्क का मिल्क था, जो बकरी का मिल्क था, वो बेसिकली कंटेन कर रहा था अल्फा 1 एंटी टेलेप्सिन। ऐसी ट्रांसजेनिक मिल्क बनाया गया, ये केस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ट्रांसजेनिक मिल्क का। इसमें क्या हुआ था, हम लोग फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ लोजी की बात करते हैं। लोजी जो है फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, इसका जो मिल्क है उसमें क्या होता था, ह्यूमन प्रोटीन रिच होता था, उसमें ह्यूमन प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता था, उसमें ह्यूमन प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता था। ह्यूमन के मिल्क में उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता जितना उसमें होता था। ऐसा क्यों, क्योंकि उसे ट्रांसजेनिक लुक में बनाया गया था, उसे ट्रांसजेनिक लुक में इसीलिए बनाया गया था। तो इसमें कितना होता था, 2.4 ग्राम प्रोटीन होता था पर लीटर इतना प्रोटीन होता था, जो ह्यूमन में इतना प्रोटीन नहीं होता, हाँ कि ना। यस सर, ह्यूमन के मिल्क में इतना प्रोटीन नहीं होता। अब आते हैं किसके ऊपर, वैक्सीन सेफ्टी के ऊपर। अब आते हैं किसके ऊपर, वैक्सीन सेफ्टी के ऊपर। अब आते हैं किसके ऊपर, वैक्सीन सेफ्टी के ऊपर। तो वैक्सीन जो है वो टेस्ट की जाती है सालों सालों तक। तो ऐसा क्यों, क्योंकि साइड इफेक्ट्स ना मिल जाए, साइड इफेक्ट्स ना मिल जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि जो वो है वैक्सीन वो ह्यूमंस पे डायरेक्टली टेस्ट कर देंगे, नहीं। पहले ह्यूमंस में भी टेस्ट की जाती हैं, यानी ह्यूमंस में भी कुछ समय के लिए टेस्ट की जाती है, पर उससे पहले ह्यूमंस में भी टेस्ट की जाती है, पर उससे पहले किन में टेस्ट किया जाता है, उससे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स में टेस्ट किया जाता है। उससे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स में टेस्ट किया जाता है। जैसे जो ट्रांसजेनिक माइस है, जो ट्रांसजेनिक माइस है, उसका यूज़ किया गया था पोलियो वैक्सीन के में, हाँ कि ना। ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ किया गया था पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग में, हाँ कि ना। यस सर। तो अभी भी सब माइस का ही जनरली यूज किया जाता है, पर बोल सकते हो ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज होता है वैक्सीन सेफ्टी को मेजर करने के लिए, हाँ कि ना। यस सर। अब क्या हुआ बेसिकली, अब आता है केमिकल सेफ्टी और टेस्टिंग। बेसिकली क्या हुआ कि ट्रांसजेनिक माइस से पहले ट्रांसजेनिक मंकी भी यूज होते थे वैक्सीन सेफ्टी के अंदर। अब क्या हुआ, केमिकल सेफ्टी एंड टेस्टिंग के अंदर आया कि एक केमिकल है, मान लो मुझे एक केमिकल बनाया, मैंने एक केमिकल प्रोडक्ट बनाया, अब मुझे पता ये ह्यूमंस में इस तरीके से काम करेगा, पर कितनी डोज फायदेमंद है या कितना से साइड इफेक्ट तो नहीं आ जाता, तो वो कैसे मेजर करेंगे। वो बेसिकली मेजर करेंगे कि एक एनिमल है, उसे क्या बना देंगे, उसे उस केमिकल के लिए वीक बना देंगे, उसे उस केमिकल के लिए वीक बना देंगे, हाइपर सेंसिटिव बना देंगे, हाँ कि ना। उसे उस केमिकल के लिए हाइपर सेंसिटिव बना देंगे, वो उस केमिकल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, और उसे फिर उस केमिकल की अलग अलग डोसेज देंगे, अलग अलग एक्सपोजर देंगे, अलग अलग डोसेज देंगे, अलग अलग एक्सपोजर देंगे, हाँ कि ना। यस सर। इससे क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, तो उसके ऊपर केमिकल का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो अल्लो तो पता चल जाएगा यार कि ये सेफ डोज है, ये इसकी टॉक्सिसिटी है, इतनी टॉक्सिसिटी आ जाएगी इस केमिकल का यूज़ करते। तो बेसिकली अल्लो कल इसे बोला क्या जाता है, इसे टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग भी बोला जाता है। टॉक्सिसिटी तो बेसिकली चेक कर लें कि कितना वो केमिकल टॉक्सिक हो सकता है या उसकी सेफ्टी क्या है, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। तो इसमें किए क्या हम लोग, जो वो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते एक एनिमल को एक केमिकल के प्रति सेंसिटिव बनाए, क्या बनाए, सेंसिटिव बनाए, हाँ कि ना। वो सेंसिटिव ज़्यादा है उस केमिकल के प्रति देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। इससे क्या हुआ, इससे ऐसा क्यों सेंसिटिव बनाए, इससे क्या होता है बेसिकली, इससे क्या होता है बेसिकली, क्या होता वो अल्लाह तो पता चल जाता है कि कितना उस केमिकल का अच्छे डोज सही है, और इससे ज़्यादा डोज अगर वो करता है, एक्सीड करता है, तो चेंजेस साइड इफेक्ट आने के चांसेस हैं, हाँ कि ना। यस सर। अब हाइपर सेंसिटिव बनाने से हम लोग का टाइम भी रिड्यूस हो गया, तो जल्दी सेंसिटिव है मतलब जल्दी अपटेक होगा,
दूसरी बात, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए कैसे जाते हैं बेसिकली, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते, किसका यूज करते, डीएनए माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते, हाँ कि ना। या दूसरा किसका यूज करते, बेसिकली लेट्रोवायरस का यूज करते, किसका यूज करते, लेट्रोवायरस का यूज करते। और चौथा यानी तीसरा किस चीज का यूज किया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। एम्ब्रियो के जो स्टेम सेल रहते हैं, एम्ब्रियो में जो स्टेम सेल रहते हैं, इनर सेल मास रहते हैं, उनके जीन में ट्रांसफर लाके, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीन ट्रांसफर, स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, उनके जीन्स में चेंज लाते कर लिया जाता है, बता देते हैं, जेनेटिक ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन कर लिया जाता है, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसके ऊपर आऊँ ट्रांसजेनिक एनिमल के ऊपर, तो एनिमल इन विच एनी फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस और जीन इज मैनिपुलेटेड, एग्जाम्पल शिप हो गया, काऊ हो गया, पिग हो गया, लेबिट हो गया, माइस हो गया। माइस जो है ये 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल होता है, 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। बट वाई आर ट्रांसजेनिक एनिमल क्रिएटेड, फर्स्ट जो है वो नॉर्मल फिजियोलॉजी, ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ने के लिए, टू स्टडी अबाउट अ जीन, example insulin like growth factor is normal functioning in the body and associated things with the enzyme and its load, कि इससे क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड और इसके लोड क्या, उसे और अच्छे से पढ़ने के। दूसरा, डिजीज मॉडल या स्टडी ऑफ डिजीज, बेसिकली माइस जैसे वो कैंसर जीन इंसर्ट किया गया और सेवरल डिजीज मॉडल एग्जिस्ट करते हैं, तो स्टडी अबाउट कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर, न्यूमेटिक एल्थराइटिस एक्सेट्रा। तो लोग क्या करते हैं, उस ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर कैंसर का जीन डाल देते, फिर कैंसर की अलग अलग चीज़ें अलग अलग ट्रीटमेंट उसमें यूज करते कैंसर जो डिलीट करने थे। तो हम लोग जो सुनते कैंसर की वैक्सीन बनाई जा रही है, तो उसमें जिस एनिमल के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है वो ट्रांसजेनिक एनिमल ही है। अब आता है व्हेन अ जीन डेट, एग्जांपल ट्रांसजेनिक एनिमल इज इंसर्टेड इन अ मॉडल, वन कैन अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, कि वो डिजीज प्रोग्रेस कैसी होती है, स्टडीज इम्पैक्ट की उसका इम्पैक्ट क्या होता है, एट द सेम टाइम टेस्ट अ पर्टिकुलर ड्रग अगेंस्ट इट, कि कुछ कुछ मेडिसिन उसके अगेंस्ट भी टेस्ट कर सकते थी, इससे क्या ठीक हो जा रहा है, क्या इससे ठीक हो जा रहा है, हाँ कि ना। तीसरा वो क्या था रीजन, वो था बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे अल्फा वन एंटी टेलिप्सिन जो है वो ट्रांसजेनिक शिप जिसका नाम टेलेक्सी था उससे ऑब्टेन किया जाता था, और किसके लिए यूज किया गया था, ट्रीटमेंट के लिए, एम्फाइसीमा के लिए। नो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फिनाइल आल्सो अंडर ट्रायल, ये अंडर ट्रायल मतलब अभी आए नहीं है, रिसर्च इन पे चल रही है, इन पे रिसर्च चल रही है। अब ह्यूमन अल्फा लैक्टे एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो सिंथेसाइज किया जाता है ट्रांसजेनिक काउ लोसी के द्वारा सिंथेसाइज किया गया था 1997 में। अब ये 1997 में जो लोसी है ट्रांसजेनिक काउ, इसमें क्या किया गया था, ह्यूमन का एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं ह्यूमन अल्फा लैक्टर एल्ब्यूमिन, ये बनाया गया था और इसका अमाउंट 2.4 ग्राम पर लीटर था, और ह्यूमन के खुद के मिल्क में इतना ज़्यादा नहीं होता, और ये जो है ये प्रोटीन फायदेमंद रहता है, तो बेसिकली एट दी एंड ह्यूमंस के फायदे के लिए बनाया गया था। अब वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन टेस्टिंग टू नो हाउ वेदर सेफ फॉर ह्यूमन यूजेस और नॉट, जैसे हम लोग को वैक्सीन लगवाए तो उसकी टेस्टिंग की गई थी, हाँ कि ना। यस सर। अब केमिकल टेस्टिंग की, कुछ केमिकल्स की टेस्टिंग की जाती है, जैसे कुछ ड्रग्स आए, कुछ मेडिसिन है, उनकी टेस्टिंग की जाती है। ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड मोर सेंसिटिव, उन्हें ज़्यादा सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव बना दिया जाता है ड्रग्स के प्रति, ताकि क्विक इम्पैक्ट हम पढ़ पाए उस ड्रग्स का, कि अच्छे से उसका इम्पैक्ट पढ़ पाए, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, तो कल करेंगे एथिकल इश्यूज और कल चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, तो जय श्री राम, जय राम जी।